कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत फ्रॉडिये थे। अब उन्होंने पक्षियों से मुफ्त में भोजन लेने का नया तरीका ढूंढ लिया था। वो पति और पत्नी हर रोज पहाड़ों पर जाते और फिर कालू अपने मोबाइल से किसी न किसी पक्षी को कॉल करता। कालू जी, आज गंदी आंखों वाले कबूतर का नंबर मिलाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है वो मोटा कबूतर। मेरे पास तो उसका नंबर नहीं है। लो लो, मैं नंबर लेकर आई हूँ आज मोटे कबूतर का। फिर कालू कौवा गोरी से कबूतर का नंबर लेकर लगाता है। कौन कौन है आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आहिस्ता बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए बताइए जी, मैंने पूछा आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, इस बात को छोड़ तुम चुपचाप 1 किलो देसी घी की मिठाई पहाड़ों के पास सूखे किक्कर के पेड़ के नीचे रख कर जाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कल शाम तक तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर कबूतर डर जाता है। क्या क्या कहा आपने? जो तुमने सुना। अगर जिंदगी चाहते हो तो जो कहा है वो करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा नंबर काट देता है। पति जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए हैं? सब ठीक तो है? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कल शाम तक का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर देसी घी की मिठाई ना रखी तो वो मुझे मुझे नहीं नहीं, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। लूसी, हमें जानना चाहिए कि वो कौन है। पति जी, ऐसे पक्षियों की दुश्मनी अच्छी नहीं होती। 1 किलो देसी घी की मिठाई ही तो है, मैं बना लेती हूँ मिठाई। मगर हमारे पास तो देसी घी भी नहीं है। मैं चिड़िया से देसी घी लेकर आती हूँ और आप ये बात किसी को ना बताना और आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। कालू, रो रहा होगा वो मोटा कबूतर, चलो तो जाकर देखते हैं वो क्या कर रहा है। फिर गोरी और कालू अपना मोबाइल झाड़ियों में छुपाकर कबूतर के घर जाते हैं। लूसी, देसी घी की मिठाई आपने क्या करनी है? मेरी माँ आ रही है दूसरे जंगल से, मैं अपनी माँ के लिए मिठाई बना रही हूँ। फिर लूसी समय जाया किए बिना देसी घी लेकर चली जाती है। घर जाकर लूसी और उसका पति मिठाई बनाना शुरू करते हैं। गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। लूसी, क्या बना रही हो? मैं अपनी माँ के लिए देसी घी की मिठाई बना रही हूँ, मेरी माँ कल आ रही है, अच्छे से बनाना। ऐसा कहते हुए गोरी कालू की तरफ देखते हुए हंसती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और रात के अंधेरे में कबूतर और उसकी पत्नी देसी घी की मिठाई लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और वो मिठाई कीकर के सूखे पेड़ के नीचे रख देते हैं। पति जी, चले, अब यहाँ देर तक रुकना ठीक नहीं है। वो दोनों घर चले जाते हैं। कालू, चलो जाकर देखते हैं, अब तक तो कबूतर मिठाई कीकर के पेड़ के नीचे रख गया होगा। फिर कालू और गोरी पहाड़ों की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर कालू कौवा और गोरी मजे मजे से देसी घी की मिठाई खाते हैं। कालू, हमसे बड़ा शैतान इस पूरे जंगल में कोई नहीं होगा। कैसे पागल बनाया हुआ है हमने इन छोटे पक्षियों को। हाँ, मगर याद रखना, जिस दिन पकड़े गए धुलाई बहुत होगी हम दोनों की। हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोते का नंबर मिलाता है।
मिठू तोते बोल रहे हो तुम क्या? हाँ हाँ, मैं मिठू ही हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार से मिठू राजा कहती थी। तो फिर सुन लो मिठू राजा, 3 पके हुए अमरूद लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाओ। अगर न आए तो कल शाम तक मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। भाई जी, कौन है आप और मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी? जो कहा है वो करो, अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। मिठू का तो पूरा शरीर कांपने लग जाता है। 3 पके हुए अमरूद देने से मेरी जान बच जाएगी। मिठू ऐसा सोच रहा था कि फोन की घंटी फिर से बजती है। अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें कल शाम से पहले ही खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अभी पके हुए अमरूद लेकर पहुंच जाता हूँ। कीकर के सूखे पेड़ के नीचे अमरूद रखकर दफा हो जाना। मिठू के पास 4 अमरूद थे। वो उनमें से 3 अमरूद लेकर जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ता है। रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। रुको रुको मिठू, इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। क्या तुम ये अमरूद पहाड़ों पर जाकर खाओगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वहाँ मेरा एक दोस्त आ रहा है। मैं ये अमरूद अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए मिठू वहाँ से भाग जाता है। कबूतर को समझ आ जाती है कि मिठू भी ये पके हुए अमरूद कीकर के पेड़ के नीचे ही रखने के लिए जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दुष्ट पक्षी हम सबको बारी बारी डराता रहेगा। अब हमें कुछ करना होगा। कबूतर जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। कबूतर भैया, ऐसा कौन हो सकता है हमारे जंगल में? कहीं वो कालू कौवा तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, ये कालू नहीं हो सकता। वो चोरियां जरूर करता है मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो फिर जो भी होगा कल पकड़ा जाएगा। तुम चिंता न करो, वो कल जरूर मुझे ही फोन करेगा। और मैंने सोच लिया है कि हमें अब क्या करना है। मिठू जैसे ही पके हुए अमरूद रखकर वापस होता है तो कौवा और कौवी तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और अमरूद उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही रोज की तरह दूसरे दिन कौवा और कौवी चिड़िया को फोन करते हैं। बेसन का हलवा लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाओ छोटी चिड़िया, अगर जिंदगी चाहती हो तो। आप कौन है? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? जो कहा है वो करो। किक्कर के पेड़ के नीचे बेसन का हलवा ला कर रखो, अगर जिंदगी चाहती हो तो। फोन बंद करके कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। कबूतर बुलबुल से पेट में दर्द करने वाली दवा लेकर आ जाता है, जिसे चिड़िया ने अपनी योजना के अनुसार भेजा था। चिड़िया बेसन के हलवे में पेट में दर्द करने वाली दवा मिलाती है। आज पता चल जाएगा चिड़िया वो कौन है। मैं उसे बहुत मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। फिर चिड़िया बेसन का हलवा लेकर पहाड़ों पर जाती है और हलवा कीकर के पेड़ के नीचे रखकर आ जाती है। रात हो जाती है। कौवा और कौवी वहाँ आकर जी भर के हलवा खाते हैं और घर चले जाते हैं। आधी रात को कालू गोरी से कहता है, गोरी, मैं मर गया, मेरा पेट फटा जा रहा है।
कालू, मैं क्या बताऊं, मेरी जान निकली जा रही है, मेरे पेट में भी दर्द है। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारे पेट में बहुत दर्द है। कव्वे और कव्वी की रोने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तो पकड़े गए, वो तुम ही हो। हमें पता चल गया, इसीलिए आज चिड़िया ने बेसन के हलवे में पेट में दर्द करने वाली दवा मिलाई थी। हमें माफ कर दे, हम फिर कभी ये काम नहीं करेंगे। मगर सब पक्षी उनकी खूब धुलाई करते हैं। ऐसे कौवा और कव्वी को बुरे काम की सजा मिलती है। गर्मियों के मौसम में आम के उस बड़े पेड़ की तो जंगल में अपनी ही रौनक थी, क्योंकि उस बड़े पेड़ के आम तो बहुत मीठे और रसीले होते थे। जंगल के सभी पक्षी उस आम के पेड़ पर आकर बैठ जाते। वो उस पेड़ के लिए संगीत गाते और फिर मीठे मीठे आम खाते। एक दिन वो चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वो आम रोने लग जाता है। अरे आम के बड़े पेड़, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? चिड़िया, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये आखिरी फल है। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं और फल दे सकूं। पेड़ जी, आपने देखा है, जब मैं छोटी सी थी तो मैं अपनी मम्मा के साथ आपके आम खाने आया करती थी और फिर मेरी माँ चल बसी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ के बिना एक दिन भी जी नहीं सकूंगी। और फिर समय के साथ साथ मैं ये समझ गई कि जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। ऐसे ही अगर आप इतना दुखी हो जाओगे तो कैसे चलेगा सब? मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मेरा वजूद खत्म होने को है। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में सबको मीठे और रसीले फल दिए, परंतु किसी पक्षी ने आज तक ऐसा नहीं किया कि मेरी एक गुठली मेरे पास बो दे, ताकि मेरी जाति बढ़ सके और मेरे बाद और आपके बाद हमारी नस्लें आगे बढ़ सकें। अच्छा, तो फिर इसलिए आप रो रहे हो? मैं मानती हूँ ये हमारी बड़ी गलती है। हमारे तो कभी दिमाग में आई ही नहीं ये बात। मैं आज ही सब पक्षियों से कह देती हूँ कि जो भी आपका फल खाए, गुठली आपके पास में ही बो दे और पानी दिया करे उसे। चलो अब खुश हो जाओ। मुझे पता था चिड़िया, आप मेरा दुख जरूर समझोगी। और फिर ऐसे वो चिड़िया जो आम खाती है, उसकी गुठली आम के पेड़ के पास ही बो देती है। वो नदी पर जाती है और पानी लाकर उस गुठली को देती है, जिसे देख वो बड़ा पेड़ बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठे करती है। क्या बात है चिड़िया, आपने हम सबको क्यों बुलाया है? कल जब मैं आम के बड़े पेड़ के पास आम खाने गई तो वो पेड़ रो रहा था। क्यों चिड़िया, वो पेड़ क्यों रो रहा था? वो पेड़ अब बूढ़ा हो गया है और उसकी इच्छा है कि जो भी पक्षी उसका आम खाए तो उसकी गुठली पास में ही जमीन में बो दे। वो आम का बड़ा पेड़ ठीक ही तो रो रहा था। हम बरसों से उसके फल खाते आ रहे हैं और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम उस पेड़ की नस्ल को आगे बढ़ाएं। फिर ऐसे जो भी पक्षी उस बड़े पेड़ से आम खाता, वो उस आम की गुठली पास में ही बो देता। ऐसे ही समय गुजरता गया। जंगल में बरसात भी हुई, मौसम बदलते रहे और फिर एक दिन उस बड़े पेड़ के आसपास आम के पेड़ ही पेड़ थे, जो अब बड़े हो गए थे और उन पर मीठे और रसीले आम लगे हुए थे। चिड़िया, अब मैं बहुत खुश हूँ। जरा देखो तो आसपास में मेरे बच्चे कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब मुझे अपने खत्म होने से कोई डर नहीं। अब अगर मैं मर भी गया तो मेरी नस्ल ऐसे ही दूसरों की सेवा करती रहेगी, जैसे सारी जिंदगी मैंने की। और अब हमारी आने वाली नस्लों को भी मीठे और रसीले आम मिलते रहेंगे। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं।